नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला बहुत तूल पकड़ चुका है। इस विषय पर आऊं इससे पहले मैं आपको कुछ ट्वीट सुनाना चाहता हूं। ये ट्वीट जो हैं ज्यादातर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के हैं। पहला ट्वीट है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में षड्यंत्रकारी चूक, ये संयोग नहीं प्रयोग है। इस षड्यंत्रकारी प्रयोग की हरी झंडी दिल्ली से मिली। दूसरा ट्वीट सुनिए, राहुल गांधी एंड कंपनी को एक गरीब परिवार का बेटा और 135 करोड़ देशवासियों की आशा एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक और ट्वीट सुनिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी से भेंट कर कल पंजाब में हुई षड्यंत्रकारी घटना के बारे में अवगत कराया। अगर आप इन तीनों ट्वीट के निष्कर्ष निकालें तो यह निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में हत्या की साजिश रची गई थी। ये साजिश दिल्ली में रची गई थी और ये सब राहुल गांधी के कहने पर हुआ था। जैसा कि संबित कहते हैं, ये संयोग नहीं प्रयोग है, यानी ये मोदी जी की हत्या का प्रयास था, प्रयोग था। ये मैंने केवल बीजेपी के एक नेता के ट्वीट सुनाए हैं। अगर बीजेपी के दूसरे नेताओं के भी आप ट्वीट सुनेंगे, पढ़ेंगे और उनके समर्थकों के पढ़ेंगे तो आप यही कहना चाहेंगे, वो सही ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है वो 10 जनपद ने करवाया है। पंजाब सरकार को मोदी जी की हत्या के लिए उसने कहा था। ये भयानक है, सुनने में ये और भी भयानक लगता है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप इसको गहराई से सोचने लगे तो इसके कितने भयानक पहलू निकल कर आते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी या नहीं हुई थी, इसके लिए एसपीजी जिम्मेदार थी या राज्य की पुलिस जिम्मेदार थी, ये एक अलग मसला है। इसका निपटारा जांच से हो सकता है, दोषी व्यक्तियों को दंडित भी किया जा सकता है, मगर सुरक्षा के नाम पर जो खेल चल रहा है वो एक नमूना है कि हमारी सियासत अब गटर में चली गई है। अब देखिए कि इस घटना को तूल देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए। इतना गंभीर मसला उन्होंने बना दिया कि इस घटना की जानकारी राष्ट्रपति को देना जरूरी हो गया। बीजेपी का ही कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहां से आ गया और पूरा संघ परिवार इसे एक भयानक रूप देने में जुट चुका है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले किसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कभी कोई कमी बेशी रह गई हो, चूक हुई हो। बहुत सारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक आपको मिल जाएंगे जिनकी सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन ऐसा तूफान कभी नहीं खड़ा गया। ये नहीं कहा गया कि साजिश हुई है, हत्या की कोशिश की गई है और किसी एक खास दल के किसी नेता ने इस साजिश को रचा है। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सियासत हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका मकसद क्या है। इससे 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। उसके लिए ये सारा हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि पंजाब सरकार को इस तरह से बदनाम किया जाए, इस तरह से आधार बनाया जाए कि वहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है और सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री अपने और अपनी पार्टी के लिए हमदर्दी पैदा करना चाहते हैं, यानी ये एक किस्म का चुनावी स्टंट है, ड्रामेबाजी है। तीसरा, क्या वे राहुल सोनिया को बदनाम करने के लिए इस तरह की चीजें कर रही हैं। ये 3 सवाल हैं जो सियासत खड़ी हुई है कल की घटना के बाद, उससे जुड़े हुए हैं और इन पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम मेहमानों से परिचित करा देता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश सिंह जुड़ चुके हैं, वो कल भी हमारे मेहमान थे और बड़ी दिलचस्प चर्चा हुई थी। हमारे साथ अनिल त्यागी जी जुड़े हुए हैं, राजीव जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रिया सहगल जुड़ी हुई हैं और ओंकारेश्वर पांडे जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रिया जी, मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं। ये जो सीधे सीधे पूरे खेल को एक जगह केंद्रित किया जा रहा है कि ये सारा जो रचा गया वो 10 जनपद में रचा गया, राजीव गांधी माफ कीजिएगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब ये करवा रहे हैं पंजाब सरकार के जरिए, ये किस राजनीति की ओर इशारा करता है?
मुकेश जी, ये मुझे मैंने भी ये कंस्पिरेसी थ्योरी सुनी थी, लेकिन ये कुछ हम ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं राहुल गांधी को, जो वैसे ही रिएक्ट करने में इतना देर लगाते हैं। और ये लास्ट मिनट चेंज ऑफ प्रोग्राम था, तो ये लास्ट मिनट चेंज ऑफ प्रोग्राम को भी प्रीएम्प्ट करने के लिए राहुल गांधी ने ऐसी षड्यंत्र रचा। उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट पकड़ाए, पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करी, इतना सारा हम आई थिंक कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस को। ना तो वो इस तरह की, अगर देखा जाए, मैंने सुनी है, काफी थ्योरीज आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर की लाइफ को भी डेंजर था। प्राइम मिनिस्टर का जो ट्वीट था वो भी बहुत पॉलिटिकल था, जो उन्होंने आखिरी में मैसेज छोड़ के बठिंडा से निकले थे कि मैं अपनी जान बचा बचा पाया। के चली। हाँ, बचा पाया, उसी तरह का उन्होंने कहा था। वो तो बिल्कुल पॉलिटिकल था, वो जानते हैं इस तरह का मैसेज का क्या इफेक्ट होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इतना ज्यादा ये कंस्पिरेसी थ्योरीज जो रची जा रही हैं। कोई कह रहे हैं खालिस्तान से भी लोग इन टच थे, उन्होंने रिवॉर्ड दिया था कि जो भी प्रधानमंत्री की जान पे कुछ हमला करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। ये सब हमने सुने हुए हैं, इस तरह की कहानियां पाकिस्तान से आ रहा है, खालिस्तान से आ रहा है। ये सब चुनाव के टाइम तो और ज्यादा ही इस तरह की बात आती है। जी जरूर कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, प्राइम मिनिस्टर का काफिला रुका था, तो इसमें कहीं ना कहीं तो होगा। पर ये बिल्कुल ही ब्लेम पंजाब गवर्नमेंट पे डाला जाए, एसपीजी पे नहीं डाला जाए। यहाँ पे सब बैठे हैं और बाकी चर्चा भी मैं सुन रही हूँ। एसपीजी का कोई रोल नहीं होता कि आखिरी मिनट पे प्रधानमंत्री का प्लान बदला और पुल पे उनको 20 मिनट तक रोका गया। पायलट कहाँ नहीं थी आगे, किसी को पता नहीं था प्रोटेस्टर्स का। हमने प्रोटेस्टर्स की कहानी भी सुनी, उन्होंने कहा था हमें पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि उनका तो आना नहीं था, लास्ट मिनट में था। वो कह रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि कोई बीजेपी के समर्थन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिसाइज करना, चुनाव का मौसम है और हमने देखा है सिस्टम्स आर यूज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स इधर उधर से। तो ये मुझे ज्यादातर चुनावी षड्यंत्र लगता है, मोर देन सीरियस देयर वाज अ ब्रीच, पर उसको लेके उसके ऊपर पॉलिटिक्स आई है। ये पहले से सोची समझी ब्रीच नहीं थी, मुझे नहीं लगता है। जी, अनिल जी, आप इसको, इस सियासी खेल को किस तरह से देख रहे हैं? कल हमने इसके बहुत सारे रूपों के बारे में बात की थी, लेकिन आज बात और आगे बढ़ गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई बंदा चला गया है इस मामले को लेकर। और सबसे बड़ी बात ये, जो मैंने ट्वीट पढ़कर सुनाए आपको संबित पात्रा के, और आपने दूसरे नेताओं के भी देखे होंगे, ये क्या कह रहे हैं? ये इतना कहना चाहिए तुच्छ राजनीति का रूप निकल कर आ रहा है, घटिया राजनीति का, कि इसको देखकर बड़ी वितृष्णा होती है। देखिए क्या है, पहले मैं जब आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं आज सोच रहा था कि कुछ जो है ना शेरो शायरी से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और कुछ हल्का फुल्का कार्यक्रम करेंगे। लेकिन मैंने जब 1,12,000 ट्वीट देखे आपके प्रोग्राम में आने से पहले, लगभग 7:30 बजे के करीब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब, 1,12,000 ट्वीट थे। तो मुझे लगा कि ये तो मामला बड़ा सीरियस है, इसको शेर पास से नहीं शुरू करेंगे, पास से खत्म करेंगे, क्योंकि पास ने बहुत बढ़िया बातें की हैं। देखिए क्या है, जब नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट किया और कल जब हम प्रोग्राम भी कर रहे थे, तो मैंने आपसे बड़ी गंभीर बात की थी कि देखना यह है कि भारत की अस्मिता रहेगी या चुनाव का दंगल होगा। मैं उससे दूर बात ले जा रहा हूं, क्योंकि वो बात खत्म हो गई। आज के घटनाक्रम को हिसाब को देखते हुए कल के ट्वीट का जो गुणात्मक परिवर्तन नजर आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो नजर आ रहा है, वो ये है कि ये चुनाव में होगा। अब देखिए त्रासदी ये है कि 5 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्य इनके हाथ से बाहर जा रहे हैं। पंजाब इनके पास है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में डुगडुगी बजी हुई है, उत्तराखंड के नीचे से धरती निकली हुई है, गोवा और मणिपुर या दूसरा कोई राज्य जो उत्तर पूर्व का है उसको लेकर के ये क्या झुंझुना बजाएंगे। तो अब ये जो कल का बयान है ये इंडिकेट करता है, देखिए नरेंद्र मोदी को आप समझिए, नरेंद्र मोदी कोई भी बात, कोई भी जुमला बिना उसके दूरगामी परिणामों के नहीं कहते हैं। मैं उसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट में बाद में आऊंगा। जब उन्होंने कहा कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, अपने मुख्यमंत्री को कह देना धन्यवाद, आप ये समझिए ये बात उत्तर प्रदेश में ढम ढम करके बजाई जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है इनके हाथ से बिल्कुल खनखनाता हुआ निकला जा रहा है। जिस तरह के, उस पर भी कभी बात करेंगे बाद में, क्योंकि जो अखिलेश की भीड़ है वो भीड़ कितनी अखिलेश की है और कितनी भाजपा की है और कितनी दूसरे दलों की है, ये वो अलग बात है। लेकिन जब इस पूरी की पूरी तरह से कवायद क्या हो रही है, 3-4 बातें की जा रही हैं।
कि ये कांग्रेस की साजिश थी, चन्नी ने उस कांग्रेस की साजिश को इंप्लीमेंट किया। तीसरा ये है प्रधानमंत्री की जान खतरे में है। ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से कही जा रही हैं। और चौथा, उसमें मांग क्या की जा रही है कि इस अगर प्रधानमंत्री की जान खतरे में है तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन तो आप कभी भी लगा सकते हो, कौन मना कर रहा है? आप उत्तर प्रदेश में भी लगा सकते हो, और चुनाव आयोग तो अपने आप में राष्ट्रपति शासन है, क्योंकि चुनाव आयोग की जो सारी अस्मिता और जो सारी उपयोगिता है वही संदेहास्पद है, तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगा करके अपने हाथ गंदे करने का तुक क्या है? लेकिन माहौल बनाने की बात की जाएगी और माहौल बना करके खड़ा किया जाएगा। ये कोरोना की दूसरी लहर जो है, बिल्ली के भागो छीका टूट गया है, शायद इसको भी इस्तेमाल करेंगे इसको, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, एक तरफ लोगों की जान का खतरा, राष्ट्रपति शासन लगा करके इन सब राज्यों में चुनाव करा देंगे ताकि सेंट्रल बागडोर रहे और जो सेंट्रल मशीनरी है वो आपके हाथों में आ जाए। इस पूरी धमकी का, इस पूरे वक्तव्य का एक ही निष्कर्ष मुझे नजर आता है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का बयान भी देखने वाला है। उन्होंने जो ट्वीट किया है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर के देश चिंतित है, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब सुबह आप तस्वीर देखी आप ट्विटर पे कि राष्ट्रपति को मिलने गए हैं, वो सब चौंकाने वाला तथ्य है। अब अगर आपके पास राष्ट्रपति के पास कैबिनेट सेक्रेटरी है, राष्ट्रपति के पास होम सेक्रेटरी है, राष्ट्रपति के पास सारे लोग हैं, उसमें प्रधानमंत्री को खुद जाकर के अपने सुरक्षा के बारे में बताने का तो कोई तुक ही नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मुलाकात तो महत्वपूर्ण लेजिस्लेशंस पर, पार्लियामेंट के सेशन से पहले या विदेश यात्राओं से लौट के आने के बाद होती है जनरली, या राष्ट्रपति कोई विशेष आग्रह करके प्रधानमंत्री से मिलना चाहें किसी मुद्दे को डिस्कस करने के लिए, तब होती है। इस तरह की मुलाकातें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में बहुत दूसरी चीजें इंगित करती हैं। लेकिन इसके अलावा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भी घटनाक्रम है, आप इस राजनीति की कीचड़ को कहां तक ले जाना चाहते हैं? चुनाव तो आप जीत जाएंगे, चलिए मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी गई। अनिल जी, इस पे आते हैं हम लोग, इस पर आते हैं। इस विषय को पहले और लोगों से भी डिस्कस करना चाहेंगे। ओंकारेश्वर जी, एक ऐसी चीज जिसका कहीं कोई अता पता नहीं, कोई जान को कोई खतरा नहीं था, कोई हमला नहीं हुआ, कोई पत्थर नहीं चला, सब कुछ बस सिर्फ इतना दिक्कत हुई प्रधानमंत्री को कि 20 मिनट उन्हें रुकना पड़ा, और उसके भी कारण सामने आ गए हैं। ट्रिब्यून ने आज खबर छाप दी है कि कुल 4-5 हजार लोग इकट्ठे थे वहां रैली स्थल पर। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि वो रैली नहीं करना चाहते थे, इसलिए लौट आए। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन हम मान भी लें अगर कि सिक्योरिटी में कोई लैप्स था, चाहे वो एसपीजी की तरफ से था, चाहे राज्य की पुलिस की तरफ था, तो इसको हैंडल करने का एक ज्यादा परिपक्व तरीका हो सकता था। लेकिन इसको एक बड़ा माहौल बनाया गया, एक ड्रामा रचा गया, एक स्टंट खड़ा किया गया कि ये तो जान पर हमला होने वाला था, जान को खतरा था, और अब लगातार उसको बिल्डअप किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। क्या मायने हैं इसके? देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज की निंदा करता हूं कि किसी भी तरह से कहां से भी चूक हुई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होनी नहीं चाहिए। अब ये चूक क्यों हुई, कहां से हुई और किन कारणों से हुई और उसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग बात है। आप पंजाब सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, आप पंजाब पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला होता है, उनकी जो यात्राएं होती हैं, उनकी जो सुरक्षा होती है, वो पूरी तरह से एसपीजी के हाथ में होती है, केंद्र सरकार के हाथ में होती है और आला एजेंसियों के हाथ में होती है। उसमें जरा सी भी सेंध की कोई गुंजाइश हो नहीं सकती। अगर होती है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी है कि आप क्या कर रहे हैं। आप वहां फ्लाइट से गए, वहां से हेलीकॉप्टर से आगे जाना था और हेलीकॉप्टर से जाने से मौसम खराब होने की वजह से अगर मना कर दिया, तो ये एजेंसियों को मालूम होता है कि हम जिस रूट पे उनको लेके जाने वाले हैं वो रूट क्लियर है कि नहीं है। कि आप इतनी दूर चले जाते हैं और मुश्किल से 20 किलोमीटर पहले आपको पता चलता है कि आगे जाम लगा हुआ है और हम आगे नहीं जा पाएंगे। ये तो आपकी एजेंसियों की भी वो गलती है। आप कह रहे हैं पंजाब पुलिस ने उस पर क्लियरेंस दे दी थी, क्लियरेंस दे दी थी। इसके अलावा केंद्र सरकार की अपनी एजेंसियां होती हैं जो हर चीज की खबर रखती हैं कि पूरा रूट जाम है नहीं है। अच्छा, पंजाब पुलिस ने अपने स्तर से वो कोशिश की थी। वो भीड़ कहां से आई? वो भीड़ आई थी जो अगर वहां पे कुछ लोग आ रहे थे रैलियों में जाने के लिए
तो आपको पता होना चाहिए यथार्थ स्थिति ये है कि ये वो मालवा का रीजन है जो किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था। वहीं से सारे किसान आके धरने पे बैठे थे। उन लोगों को पता चला कि वहां रैली होने वाली है, कुछ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, तो वो सड़क पे आ गए उनको रोकने के लिए। अब इनको हटाने के लिए पुलिस ने बाकायदा, एसएसपी ने उनको मैसेज दिया है कि आप लोग हटिए, पीएम इस रूट से आ रहे हैं। और उनने, जो उनका नेता है फूल, ने उसे ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया है कि भाई हमें एसएसपी ने जब बताया तो हमको लगा कि वो हमसे झूठ बोल रहा है, ब्लफ कर रहा है कि वो इधर से क्यों आ रहे हैं। तो उनको तो पता ही नहीं था। तो इसलिए ये सवाल उठाना भी कि उनको कहीं से ये सुरक्षा लीक हो गई और ये एजेंसी उनको पता चल गया, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलती है। जी। अगर गलती लेकिन है सवाल तो ये है, सबसे पहले जो पीएम सिक्योरिटी में जो लोग लगे हैं उसकी बात है। अब जब आप इस चीज को उठा रहे हैं, वहां 20 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक के कहते हैं अच्छा आगे जाम है तो चलो भैया हम जिंदा बच गए, वापस चलते हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वहां जान पे खतरे जैसी कोई बात कहीं भी नहीं आती। और मैं अनिल जी से सहमत हूं कि इस समय चुनाव है, एक स्टेटमेंट भी प्रधानमंत्री का, अब चूंकि रैलियां बंद हो चुकी, सारी पार्टियों ने रैलियां कैंसिल की है, बहुत लेट कैंसिल की है, पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन अब हुई, तो अब कौन सी ऐसी बात चले चुनाव में, कौन सा ऐसा सवाल उठाएं जिससे एक इमोशनल कॉर्ड जो है वो प्रभावित हो। इमोशनल कॉर्ड के लिए हम कहते हैं हमारी जान को खतरा है। अब हमारी जान को खतरा है तो उधर शिवराज सिंह उस पे यज्ञ कराने लग गए और तमाम जगहों पे लोग जो है उसको पूजा पाठ करने में लग गए। तो ये एक डिफरेंट किस्म का उसका टर्न देने की, पॉलिटिकल टर्न देने की कोशिश हो रही है जिसका लाभ मिल सके। मुझे लगता नहीं है कि जानबूझ के किसी ने इसको प्लॉट किया हो, ऐसा लगता नहीं। और अगर ऐसा किया जाता तो क्या केंद्र सरकार इतनी कमजोर है कि तुरंत पिन पॉइंट करके एक्शन नहीं ले सकती थी? हाँ, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका कि आप साफ साफ कह रहे हो कि राहुल गांधी का की करतूत है, 10 जनपद दिल्ली की कांग्रेस की करतूत है, चन्नी को ये कहा गया कि ऐसा करने को हत्या की साजिश रची गई। अगर तो एक आपके पास व्यक्ति, तो सारी चीजें हैं। मुकेश जी, अगर एक व्यक्ति कोई ऐसी हरकत करता है, आज फेसबुक पे भी आप देख लीजिए, तो असम में, उत्तरांचल में कहीं से भी उठवा लिया जाता है कि नहीं? अगर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश वाकई किसी ने की है तो चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको 2 मिनट में उठा लिया जाना चाहिए ना, अगर ये इस बात में दम है। अगर नहीं दम है, सिर्फ पॉलिटिकल वो बातें हैं, तब तो फिर बात और है। अभी हमने उसमें देखा कि वो तमाम जो मुस्लिम महिलाओं को लेके कुछ जो एक इशू चल रहा है कि किसने उसको ऐप, हाँ, वो उस बाई पे डाला ऐप पे, और उसके लिए कहां कहां से लड़के पकड़े जा रहे हैं। कोई असम से पकड़ा गया है, कोई उत्तराखंड से पकड़ा गया है। पकड़ना चाहते हैं तो आप पकड़ रहे हैं, और पीएम की सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा, पीएम की सुरक्षा के लिए कोई साजिश करेगा, उसको आप यूं ही छोड़ देंगे पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए? They should be punished if they are. If they are not, that means it's a political gimmick. बिल्कुल। ये मैं राजीव जी आपसे जानना चाहता हूं कि पंजाब में इस पूरे खेल को कैसे देखा जा रहा है? ये क्या सियासी खेल को, क्या जैसा अभी अनिल जी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी, उसकी एक मैदान तैयार किया जा रहा है, एक तरह का होमवर्क है राष्ट्रपति लगाने के लिए, शासन लगाने के लिए, या ये माना जा रहा है कि ये भी चुनावी हथकंडा है, एक सहानुभूति लहर पैदा करने की कोशिश में है प्रधानमंत्री, और इस मामले को इस तरह से बात का बतंगड़ बनाना जिसको कहते हैं वो हो रहा है? देखिए, अगर पूरे हालात को, कल के एपिसोड को अगर आप देखेंगे, जैसे प्रिया जी ने कहा कि क्रेडिट देने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी को, मुझे लगता है डिस्क्रेडिट शब्द होना चाहिए था, कि डिस्क्रेडिट देने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा कल जो कुछ हुआ और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का रिप्लाई और केंद्र की कवायद, पंजाब गवर्नमेंट का रिप्लाई, आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने एक रैली में इस बात का जवाब देते हुए ये बात कही कि अगर रैली में भीड़ कम थी तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर पंजाब के लोग भाजपा की रैली में नहीं जाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। और ये जो बातें थी, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने शांतमय तरीके से उन बातों का जवाब दिया, और साथ के साथ 3 मेंबरी कमेटी भी बना दी। अभी भी ये खबर चल रही है कि केंद्र सरकार ने भी, होम मिनिस्ट्री ने भी 3 मेंबरी कमेटी बना दी है जो इस पूरे एपिसोड की जांच करेगी। उस जांच में एक पंजाब सरकार की कमेटी, एक केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री की कमेटी, दोनों कमेटियों की रिपोर्ट 3 दिनों में आनी है। इस 3 दिनों की रिपोर्ट से पहले
राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री का मिलना और उसका ट्वीट राष्ट्रपति भवन से होना, ये जैसे अनिल त्यागी जी ने कहा है कि ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि राष्ट्रपति भवन से वो ट्वीट किया जाता है कि प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात हुई और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर चिंता व्यक्त की। मुझे ये लग रहा है कि देखो, चूक तो हुई है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, पर वो चूक इतनी बड़ी है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, या फिर उस चूक का हल जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, चाहे ऑफिसर थे या कोई मंत्री था या कोई बात थी, उन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। लेकिन इस बात को इस तरीके से उजागर करना या प्रोजेक्ट करना कि ये प्रधानमंत्री के ऊपर एक हमला था, वो कहीं ना कहीं गलत है। और जब तक प्रधानमंत्री के ऊपर हमले के रूप में इस बात को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, जैसे त्यागी जी ने कहा कि भी 1,12,000 ट्वीट, इस बात के ऊपर यह है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अगर इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखा जाए तो पंजाब में बीजेपी की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। पंजाब में बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स के बीजेपी को ज्वाइन करने की कवायद या बातें चल रही हैं, पर वो जितने भी लीडर ज्वाइन कर रहे हैं उनके बारे में साथ के साथ ये कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं ईडी या और केंद्रीय एजेंसी के दबाव में वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये बात जब से लीक हुई है तब से वो ज्वाइनिंग थोड़ी सी रुक गई है, पर रुक तो गई है, पर वो होगी जरूर। पर उस सारी बातों के बावजूद भी बीजेपी को बहुत ज्यादा कोई प्रोजेक्शन मिली हो पंजाब में, ये नहीं नजर आ रहा। और दूसरी तरफ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो इस सारी प्रक्रिया के सूत्रधार भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं। वो पंजाब सरकार की कमजोरियों को भी जानते हैं, पंजाब सरकार के काम करने के तरीके को भी जानते हैं। सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात की डिमांड की कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, जबकि तब तक इसका कोई वैलिड ग्राउंड नहीं था। अब चाहे 1,12,000 ट्वीट आ गए, केंद्रीय मंत्रियों के, भाजपा लीडरों के बयान आ गए, उसके बाद ये ग्राउंड अब बनाया जा रहा है। इस ग्राउंड बनाए जाने से पहले अगर अकाली दल के लीडर सुखबीर सिंह बादल प्रेसिडेंट रूल की डिमांड करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेसिडेंट रूल की डिमांड करते हैं, और साथ के साथ राणा गुरमीत सिंह सोडी, जो हालांकि 3-4 दिन पहले ही या हफ्ते पहले ही अभी भाजपाई हुए हैं, वो भी इस बात की डिमांड करते हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि एक ग्राउंड तैयार किया गया और उस ग्राउंड के हिसाब से सभी नेता अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो राजीव जी, ये जो पहला बयान आया प्रधानमंत्री का, वो ये ग्राउंड तैयार करने के लिए आया कि पंजाब सरकार की बर्खास्तगी का अब तरीका ढूंढा जाए। वो बयान वहां से ये खेल शुरू हुआ, क्या ये माना जाए? बिल्कुल ठीक है। और ये जो बात निकल के आ रही है कि वो बयान किसको दिया गया, हालांकि एजेंसी की जो रिपोर्ट थी या खबर थी उसके हिसाब से एक सुरक्षा कर्मी को ये बयान प्रधानमंत्री जाते जाते दे के गए। पर आज एक नई बात निकल के आई कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल, जब वो एयरपोर्ट पे उनको सी ऑफ करने गए थे, ये बयान शायद उन्होंने उनको दिया और वो बयान को उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में रिवील भी किया। हालांकि इस बात की पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई, पर इस तरीके की बातें पॉलिटिकल सर्कल में चली हैं कि ये जो बयान उन्होंने दिया कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं पंजाब से जिंदा वापस जा पाया, ये बयान अब जो सुनने में आ रहा है कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को उन्होंने दिए थे। अब जैसे मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन साथ के साथ इस बयान के बाद ही जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात जो चल रही है पंजाब में, उस बयान के बाद ही शुरू हुई जो ANI ने रिलीज किया था। अब इस बयान के ऊपर जो आज पूरे दिन, हालांकि पंजाब में इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे पंजाब के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या और तमाम मुद्दे जिनके ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टियां चर्चा करना चाहती हैं, पर आज मुद्दा यही छाया रहा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा और कब लगेगा। जी प्रोफेसर अविनाश, ये मामला केवल पंजाब का मुझे नहीं लगता है। हो सकता है पंजाब से प्रधानमंत्री चिढ़े हुए हों, हो सकता है चूंकि पंजाब के किसानों की पहल पर ही किसान आंदोलन इतना मजबूत खड़ा हुआ, उनको बड़ी गहरी नाराजगी है
और उनके अंदर गुस्सा है, खीज है, वो उतारने के लिए उन्होंने ये सब किया हो। लेकिन पंजाब, केवल जहां पंजाब में बीजेपी का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, केवल उसके लिए इतना बड़ा गेम नहीं खेला जाएगा। तो जो मुझे लगता है अनिल जी कह रहे हैं कि पंजाब के बहाने जो सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो दरअसल उत्तर प्रदेश के लिए है, उत्तराखंड के लिए। पंजाब तो वो मान रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। बहुत मजेदार चीज है साहब कि आप जिस तरह का इल्जामात, मैं 2-3 चीजें आपको कुछ बयान करना चाहूंगा जो कल हुआ और जिसको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। पहला, जब ये लैंड किए बठिंडा में, मैं आपके प्रश्न के पास आऊंगा। बठिंडा में जब लैंड किया गया तो लैंड करने के बाद हेलीकॉप्टर 15 मिनट एयरबॉर्न रहा टू चेक। अब वो क्या चेक कर रहे थे? क्या वो वहाँ के क्राउड का जायजा ले रहे थे? लेकिन हेलीकॉप्टर जो है, चॉपर जो है, वो गया, चॉपर वापस आता है, देन दे डिसाइड कि हम बाई रोड जाएंगे। डॉक्टर मुकेश, जहाँ रोका गया है वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है कि सुरजीत सिंह फूल, जो कि एक्चुअली डीसी ऑफिस से अपनी टीम को वापस ला रहा था क्योंकि उसने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना था, घेराव करना था, उसको जाने नहीं दिया। एनीवे, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री के केवल के पास, मोटरकैड के पास करीब करीब 25 से 30 लोग जो बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं, स्वच्छ भारत सेवा दल। क्या एसपीजी ऐसे किसी को, सब मैं झंडा उठा लूं तो मैं बीजेपी का नहीं हो सकता, मैं झंडा उठा लूं तो मैं कांग्रेस का नहीं हो सकता, उनको जाने दिया और उनका जो हमारा फ्लैग है वो दिखाई दे रहा है, उनका जिंदाबाद भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ उसको आप जोड़ के, जो करीब करीब 2 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा दूर है, सुरजीत सिंह फूल वाला, और उससे बाद में पहले उसने कहा कि हम मोदी को भगा देंगे। दूसरी चीज उसने कहा, देखो जी, उनको पता लग गया। और अगर ये सिक्योरिटी की सेंध थी तो सिक्योरिटी की सेंध वो नहीं थी कि आम आदमी जिनको आप पहचानते नहीं हैं, जो लोकल्स हैं, लेड बाय शिवम शर्मा, जो पंजाब का स्वच्छ सेवा दल का प्रेसिडेंट है, वो जाके अपना पोस्ट कर रहे हैं। क्या वो सेम नहीं था? एक चीज। अब जब हम बात करते हैं कि हम सारा कुछ क्वायत जो है, ये पंजाब में किस तरह से, जितने भी लोग पंजाब में हमेशा टर्न कोट्स रहे हैं, टर्न कोट्स हर जगह मिलते हैं लेकिन पंजाब में थोड़ा ज्यादा मिलते हैं, ज्वाइन करते जा रहे थे। आपको आज नहीं पता कि मनजिंदर सिंह सरसा वापस आ गया दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में, या वो बीजेपी के साथ है। एक फतेहजंग बाजवा, प्रताप बाजवा का छोटा भाई, वो ज्वाइन करता है आज से 3 दिन पहले 1-to-1 टॉक में। उसने बहुत डींगे मारी कि साहब अब आपको करके दिखाएंगे। लेकिन कल के बाद जो उनका नजरिया है वो चेंज है। आप राणा गुरमीत सोडी की बात कर रहे थे, राणा गुरमीत सोडी चले तो गए हैं, लेकिन उनसे कहलवाया जाना कि ये लगना चाहिए। फैक्ट ये है कि वो आज भी पछता रहे हैं, मैं आया तो आया क्यों। ये सारा कुछ एक तरफ है, और जो लोग हैं जो गए हैं, एक बलविंदर सिंह लाडी था, सिंगर था, वो वापस आ गए। कुछ और लोग, एसएस विर्क जो डीजीपी थे, कभी सीआरपी के आईजी थे जिस समय हम पंजाब में थे, उन्होंने ये कह दिया कि मेरा नाम इससे मत जोड़ा जाए। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो ये शो कर रहे थे। अब आपकी बात, पंजाब इनके पास नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न यूपी में हाल हो रहा था, वेस्टर्न यूपी में संजीव बालियान साहब अपने गांव जाने की कोशिश की, नहीं पहुंच सके। ये मुजफ्फरनगर के पास था। उन्होंने अपने ससुराल जाने की कोशिश की सहारनपुर में, वहां नहीं पहुंच पाए।
हरियाणा में लोगों की हाल इसी तरह हो रहा था कि लोग अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं जा पा रहे। वेस्टर्न यूपी इनको दिखा, और वेस्टर्न यूपी में अभी आपने जो है गठजोड़ भी देख लिया जयंत चौधरी का समाजवादी के साथ, उसको छोड़ दें, लेकिन बहुत क्लियर था कि आप स्टिकी विकेट पे हैं उत्तर प्रदेश में, और आपको लग रहा है। और उधर कांग्रेस की एक प्रॉब्लम है, इंटरसिनाइन वॉर जो है उनका, जो गृह युद्ध है, गृह क्लेश है, वो हर जगह चल रहा है। नहीं तो इस समय उत्तराखंड आपको बहुत क्लियरली मालूम। जी, कांग्रेस की संभावनाओं पर फिर कभी बात कर लेंगे प्रोफेसर अविनाश की। कांग्रेस अच्छा कर रही है, बुरा चल रही है, उसके अंदर गृह युद्ध है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज जो जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं, मसला ये है कि इसके सामने इस पूरी घटना को लेकर एक जो पूरा वितंडावाद रचा जा रहा है, जो सियासी खेल हो रहा है, ये कितना गंभीर है। ये एक तो आप चुनावी सफलताओं के लिए अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं कि आप मुख्य विपक्षी दल के नेताओं को एक तरह से हत्यारा घोषित कर दे। प्रिया जी। नहीं, ये बिल्कुल, और ये उसी जैसे कि घटना हुई उसके 2 घंटे बाद ही बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वो शुरू हो गए कि राहुल गांधी कोई गुप्त मीटिंग में था, क्या गुप्त मीटिंग में था, क्या कर रहे थे चन्नी के साहब के साथ। तो ये इन्होंने शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं से ये कोई ज्यादा षड्यंत्र चल रहा है। और ये बिल्कुल मैं ये बात सहमत हूँ कि ये बिल्कुल ही इसको चूक हुई थी, लेकिन ये कोई सोची समझी चूक नहीं थी। ये एक होता है ना, कोऑर्डिनेशन स्लिप कह सकते हैं, या इस तौर से प्रोटेस्टर्स ने सोचा था कि कोई बीजेपी सपोर्टर्स आ रहे हैं। आफ्टर ऑल आखिरी मिनट में ही प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम बदला गया था, तो इसको लेके मेरे को लगता है। पर उसके बाद जो हुआ है वो सब पॉलिटिकल हुआ है, बिल्कुल फॉल आउट पॉलिटिकल है। पीएम के मैसेज से शुरू हुआ है, और ऑल्सो बीजेपी को कोई चुनावी मुद्दा नहीं था पंजाब में। उनको पता था कि फार्मर्स का इशू बिल्कुल गर्म है, उसमें बीजेपी को बिल्कुल ही क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इनको एक और चुनावी मुद्दा आ गया। वैसे ही अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा अपने लिए एक इशू बना के निकाल दिया। अब हमारा बॉर्डर स्टेट में 56 इंच की छाती वाले प्राइम मिनिस्टर सामना करते हैं, या फिर कहते हैं कि मैं अपनी जान निकाल के निकल गया। ये भी एक थ्योरी इनको समझानी पड़ेगी बीजेपी को कि क्या खतरा था, क्या उनको उस खतरे को बड़ा करना ही पड़ेगा कि ये सिर्फ प्रोटेस्टर्स नहीं थे, ये खालिस्तान से थे, कोई लंदन से पैसा आ रहा था, वो भी कहानी सुन रही है, या राहुल गांधी का पैसा था। इस तरह से वो बड़ा चढ़ा के बात आएगी। अब आगे 3 दिन में हमें पता ही चल जाएगा कि असली बात क्या है। 2 कमेटियां भी लगी हैं, लेकिन शायद हमें 3 दिन में पता नहीं चलेगा, क्योंकि 2 कमेटियां अलग अलग रिपोर्ट देंगी, उस पर तकरार होगी। लेकिन और जिन्हें जो कहना है और जिन्हें जो प्रचार करना है वो तो करेंगे ही। तो ये सच हमारे सामने पूरा कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से मीडिया की भूमिका है और जिस तरह से सरकार ड्रम बीटिंग करती है, उसमें सच कहाँ चला जाएगा किसी को पता नहीं। अविनाश जी, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? इसमें बड़ी हंसी वाली बात एक छोटी सी है कि एक आदमी गेम में हार रहा होता है तो वो या कुछ भी करके, देखो मुझे मारा है, ये वहां से शुरू होता है, देखो मुझे मारा है। और दिल्ली आने से पहले क्या होता है, स्मृति ईरानी की सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड, स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट, सभी एक ही लाइन पे उसी समय जो है हमारे संबित पात्रा जी शुरू हो गए। और अब उसके बाद नया था हंसी वाला कि साहब उनसे तो अपना नहीं संभाला जा रहा, वो इतनी बड़ी गुप्त मीटिंग करके इतना बड़ा कांड कर देंगे, तो उनको तो आप किसी और नाम से जानते हैं, आप उनको पप्पू कहते हैं। और इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि साहब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच करने या मारने वाले थे, उसमें उनका नाम है। इससे ज्यादा हंसी वाली बात कोई नहीं हो सकती। आई एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रोफेसर साहब के साथ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सोचकर इन्होंने 10 जनपद, राहुल गांधी, इन सब के नाम लिए हैं? क्या आपको लगता है कि ये मामला ऐसा था जो इनको नाम लेने से कन्विंसिंग बन सकता है, या ये और भी ज्यादा फूहड़ हो गया, और भी ज्यादा हास्यास्पद हो गया? आप केवल साजिश पर टिके रहते
तो भी मैं शायद लोगों को लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब आपने उस स्तर पर ले गए इन चीजों को जहां वो अविश्वसनीय हो जाए, तो फिर तो पूरा आपका जो पूरा ड्रामा था वो खुल गया। मुकेश जी देखिए क्या है, हमको अपने दर्शकों को ना कंफ्यूज नहीं करना चाहिए इस सवाल के साथ, माफ करेंगे, क्योंकि ये सब ना जब राजनीतिक सर्कस होने लगती है तो ये बेईमानी हो जाता है कि कछुआ कहाँ से निकला और हाथी कहाँ गया और साइकिल कहाँ चली और लड़की कहाँ चली। ये बेईमानी हो जाता है क्योंकि सर्कस मजा देने लगती है, और जब सर्कस मजा देने लगती है तो सर्कस ये बेईमानी हो जाती है कि सर्कस को चलाने वाला कौन है। तो हमारा मुद्दा ये है यहाँ पे कि क्या वास्तव में ब्रीच हुआ। मैं आपको बड़ा कोर पॉइंट बताने वाला हूं। आप सब, पूरा देश ये जानना चाहता है कि रूट बदलने का निर्णय किसने लिया। एसपीजी डायरेक्टर की सहमति थी क्या? आईबी डायरेक्टर की सहमति थी क्या? रॉ चीफ की सहमति थी क्या? क्या होम मिनिस्टर से बात हुई या नहीं हुई? अगर एसपीजी ये कहे कि हमारी बात प्रधानमंत्री ने नहीं मानी, तो एसपीजी की किताब में लिखा हुआ है कि अगर आपका प्रोटेक्टिव आपकी बात नहीं मानता है तो उसको कार में लाद के हेलीकॉप्टर में चढ़ा करके तुरंत गंतव्य स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए। ये लिखा हुआ है। ये बड़ा मजाक हो रहा है इस देश के साथ, और मतलब मैं तो इतना गर्दन शर्म से झुक जाती है। ये देश ही मिला है, 140 करोड़ का देश है, लोग समझ ही नहीं रहे पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। आप इस देश को मजाक बनाने पे लगे हुए हो। और ये आप कांग्रेस पार्टी, अरे भाई आप तो ऐसे कह रहे हो कि खारिश में एक्जिमा हो गया। अरे भाई खुजाओगे तो एक्जिमा होगा ही ना, वो मरी हुई पार्टी है। अब आप उसको मानते ही नहीं हो, इनसिग्निफिकेंट है। आपको खतरा किससे है? आप तो कहीं अखिलेश की रैलियों में भीड़ भेजना शुरू कर देते हो। जब अखिलेश बढ़ने लगता है तो आप कहते हो कांग्रेस ने खतरा है, क्योंकि कांग्रेस मजबूत हो रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यूपी में रैली कर रहे हैं तो आपको वो बवाल नजर आने लगता है, फिर आप उसकी काट करने लग जाते हो। ये क्या है? आप प्रधानमंत्री हैं क्या है? अरे भाई नेता है ना, तो नेता की तरह से बात करो ना। चुनावी मुद्दे क्या है आपके? बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोग गरीब हैं। आपने नया तंत्र बदल दिया। आप लोगों की जेब में 5-5 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए फलाना भेज करके, ये जो राजनीतिक घूस देने का जो प्रपंच चल रहा है इस देश में, इसके बड़े गंभीर परिणाम आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मनरेगा का जो नुकसान हुआ है पिछले 20-10-15 साल के अंदर, उसकी आप कल्पना नहीं कर रहे। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा लंबे समय तक, अभी पूरे देश का क्राइम रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। मैं स्टडी कर रहा हूं, अभी एग्जैक्ट बता नहीं सकता आपको। पूरे देश का क्राइम रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। गली गली, नगर नगर, डगर डगर अपराध बढ़ रहा है। लोग सेफ नहीं है। हरियाणा जैसी स्टेट में, जिसमें 7 बजे के करीब लोग आराम से अपने घर जाते थे, दिल्ली से रोहतक तक जा नहीं सकते हैं। ये देश का बवाल बना दिया इन लोगों ने। ये करना क्या चाहते हैं? ये कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस तो अपने ही अंतर्द्वंदों से लड़ रही है। वो तो कहीं राहुल की नहीं बनती, कहीं प्रियंका की नहीं बनती। उनको तो यही नहीं पता कि निर्णय कौन ले रहा है। उनका कहीं हरीश रावत है, कहीं अरे कांग्रेस का तो सबसे बड़ा दुश्मनी सिद्धू है, तो सिद्धू को ढेल ले। सिद्धू बगलोल है, वो सर्कस की पुड़िया से निकलने को तैयार हो रहा है, वो तो रुक ही नहीं रहा। तो कांग्रेस को क्या करेंगे ये लोग? इनको एक्चुअली हो क्या रहा है कि इनकी इतनी बड़ी हड़बड़ाहट है। ये 15-20 हजार लोग जो सुबह लगते हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, सबको, आप सारे ट्विटर देखे मैंने, सबकी एक ही लैंग्वेज है, प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब, सबके पास वो टूल किट पहुंच गया होगा, प्राइम मिनिस्टर इन डेंजर, सबके पास टूल किट पहुंच गया होगा। अरे भाई टूल किट सबके पास पहुंच गया होगा, उसका नतीजा देख रहे हैं। राजीव गांधी पे हमला हुआ, आप ये बताइए। उड़ीसा में इंदिरा गांधी पे हमला हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। विश्वनाथ, गुजरात में मनमोहन सिंह पर जूता फेंका गया, अरे चिदम्बरम पे जूता फेंका गया, ऐसा शरद पवार को थप्पड़ मार दिया गया। हमले की साजिश है? कहीं कोई हमले की साजिश नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से कहने का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि रास्ता बदलने का निर्णय किसने लिया, और एसपीजी के डायरेक्टर ने क्या ऑब्जेक्ट किया, क्या नहीं किया, क्या पंजाब के डीजीपी से बात हुई न हुई, होम मिनिस्टर ने क्या कहा, इन सब सवालों का जवाब मिलना चाहिए। उसके बाद साजिश की बात करेंगे ना। देखिए, मौजूदा निजाम में आप सवाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन उसके जवाब मिलने की उम्मीद मत रखिए कृपया। यहाँ जवाब नहीं मिलते हैं। जवाब तो वही मिलेगा जो उनको सूट करेगा। लेकिन जवाब आपको और हमको अपने सोर्सेज से मिलेंगे।
अरे भाई कैबिनेट बिल्कुल। सेक्रेटरी के यहाँ तो नोट जाएगा ना, डीओपीटी में तो फाइल करेंगे ना, होम मिनिस्ट्री में तो जी रिपोर्ट फाइल होगी ना कहीं तो बिल्कुल होगी ना। लोग कोर्ट से मंगाएंगे, लोग आरटीआई डालेंगे। सत्य मतलब छुपा सकते हो, आप उसको जी रोक जी नहीं सकते बहुत दिनों। जी ओंकार जी, इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा में सच्चाई कैसे, कोई भरोसा कैसे करेगा? जिस तरह की पटकथा लिखी गई है प्रधानमंत्री और उनके साथियों के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, उस पटकथा में इतना ज्यादा ड्रामा है, इतना ज्यादा अविश्वसनीय चीजें हैं कि लोग कैसे भरोसा करेंगे? क्यों हमदर्दी प्रकट होगी? ठीक है, यज्ञ कराएंगे वो तो पार्टी के लोग करवा रहे हैं ना, आम लोग तो कहीं नहीं कर रहे हैं कोई। मैं वही बात कह रहा था, अनिल जी ने उसी को पिन पॉइंट किया, फोकस किया कि देखिए बाकी सारी चीजें जो है ना, पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है या स्टंटबाजी है या स्टेटमेंट्स हैं, कोर मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, ये तय है कि उनको वापस आना पड़ा। अब उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा था, चूक हुई तो ये किसने की, ये सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा पॉइंट है ओंकार जी, जिसको केंद्र सरकार इस की जो पे एजेंसी है वही हमने कल डिसाइड भी करेगी चर्चा ना। की थी, इस पर हमने कल भी हाँ, चर्चा की थी और हम इस पर अभी भी चर्चा कर चुके हैं। मैं उसके आगे की बात में उसके सियासी खेल की बात कर रहा हूं। ये जो खेल हो रहा है, तो खेल खेला जा रहा है, वो क्या है? उसकी परतें क्या हैं? देखिए दरअसल उसके इस मैसेज चीज क्या है? को बहुत उसको बहुत स्पष्ट तरीके से अनिल जी ने कह दिया। जो इसका सियासी खेल है वो अभी जो मौजूदा चुनाव है, चारों जिन राज्यों में हो रहे हैं उन सभी राज्यों के चुनाव हैं। पंजाब में भी उसका असर पड़ जाए थोड़ा सा, और उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में तो उसका पड़े ही, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप पीएम के सुरक्षा के सेंटिमेंट की बात करेंगे तो जो हमारा हिंदू समाज है या जो उनसे पीएम मोदी से जुड़ा हुआ जो समाज है, वो थोड़ा और ज्यादा उत्साहित होके और उनके लिए वोट करेगा कि भाई ये पार्टी रहेगी तभी उनकी सुरक्षा भी है, देश की सुरक्षा भी है, और जिस तरह की बातें की जा रही, क्योंकि इस तरह के ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी भी है, पाकिस्तानी है, उसे इतने किलोमीटर दूर पे है। यही अमरिंदर सिंह जी वहां जब मुख्यमंत्री थे तब सब कुछ ठीक था, आज जैसे ही वो अलग हो गए तो वो राष्ट्रपति शासन की बात उठा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन के लिए भी मुझे लगता है नहीं है कि सरकार इतनी आसानी से कोई कदम उठा लेगी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन उठाना होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो लोग लेके गए हैं इस मसले को, वो वहां नहीं लेके जाते। अब सुप्रीम कोर्ट के रुख का भी इंतजार किया जाएगा कि वहां से आता है फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। 2 दिन पहले जो हरदीप सिंह पुरी हैं, जो पंजाब से ही आते हैं, वो राष्ट्रपति से जाके मिले भी हैं। अब तो इसके भी मायने ढूंढिए कि भाई हरदीप सिंह पुरी 2 दिन पहले क्यों मिलने गए? क्या इसमें कोई बात है कि वो कोई प्लान करने गए थे राष्ट्रपति के साथ, या उनको बुलाया गया था, किस लिए मिलने गए? तो सियासी चीजें तो इसमें हो ही रही हैं, सियासत से अलग कुछ नहीं है। जितनी भी बातें की जा रही हैं वो कांग्रेस को आप कहां से दोषी ठहरा रहे हैं? सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आप दोषी ठहरा रहे हैं। अब प्रिया ठीक कह रही थी कि इतना क्रेडिट देना, डिस्क्रेडिट नहीं, क्रेडिट ही कहिए, कि आप इतना क्रेडिट दे रहे हैं कि दे आर प्लानिंग दिस। और मेरा जो फिर वही सवाल था, आपने उसको वो किया कि अगर सियासी भी सवाल उठा रहे हैं, अगर ये प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा हुआ मसला है जिसको आप पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, तो सबसे पहले वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सबसे पहले वो एक्शनेबल मसला है, ये बयानबाजी का मसला नहीं है, वोट लेने देने का मसला नहीं है। तो आप पहले उस पर एक्शन लो ना। जिसके पार भी आपको जरा सी भी डाउट है उसके उठा लीजिए, उसको घर से उसकी इंट्रोगेशन करिए, तमाम जांच करिए। लेकिन बात वही है कि हमारा मसला ये नहीं है कि कहां है, मसला ये है कि यूपी में किस तरह से वोटों को हम अफेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने वोटर्स को कह सकते हैं भाई देखो हमारी सुरक्षा को खतरा था, हम वहां गए और इन लोगों ने ये साजिश रची और ये वही पार्टी है, ये इससे मिली हुई है। तो मुझे लगता है, लेकिन चूंकि आजकल एक सच्चाई ये है कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, सब कुछ पारदर्शी शीशे की तरह से साफ साफ नजर आ जाता है। चाहे टेलीविजन चैनल दिखाएं या कोई ऐप दिखा दे या कोई छोटा यूट्यूब चैनल दिखाएं, कोई भी घटना छुपी हुई नहीं रहती, पूरे देश को मालूम हो जाती है कि सच्चाई क्या हुई है। और हमसे ज्यादा उनको पता हो जाता है कि यार ये हुआ है और इस पे ये बातें हो रही हैं। तो उस सर्टेन एक सेक्शन को ही आप बरगला सकते हैं या बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश को आप बता देंगे और उस पे लोग यकीन कर लेंगे। मेरा यही मानना है। लेकिन इसमें एक चीज है, मैं राजीव जी की टिप्पणी चाहूंगा
कि हमारे देश में चुनाव तर्कों पे नहीं होते हैं। ओंकार जी जो बात कह रहे हैं वो तार्किक ढंग से बात कह रहे हैं कि ये हुआ है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि चुनाव में केवल एक इमोशनल अपील की जाती है, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें लोग बह जाएं। तो क्या प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला होने वाला था और प्रधानमंत्री बच गए, ये जो नरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही, भावनात्मक नरेटिव, क्या वो विश्वसनीय लगता है? वोटरों के हिसाब से सोचें, क्या हम हिंदुस्तान इतना बदल गया है कि ये इस तरह की चीजें, इस तरह के स्टंट बहुत कारगर हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री इसको कर रहे हैं अपने स्तर पर तो वो ये मानकर कर रहे होंगे? मुकेश जी, पंजाब में तो इस तरीके की कवायद बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी। पंजाब के लोग, अगर पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के और ज्यादा खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, इस प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो या मणिपुर हो, वहां पे उनको कोई फायदा हो सकता हो तो दूसरी बात है। पर पंजाब में अगर पोलराइजेशन की भी बात करो या कहो कि पंजाबी प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमले की बात को एक्सेप्ट कर लें तो मुझे लगता नहीं इट इज पॉसिबल। हाँ, ये आउट ऑफ प्रपोर्शन जा रहा है मामला। हाँ, सुरक्षा में चूक हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो प्रधानमंत्री के उस रूट के ऊपर कुछ जो आंदोलनकारियों का इकट्ठा होना, इसमें कहीं भी इसको हम जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते। कहीं भी हम इस बात को नहीं मान सकते कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी से कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर जानलेवा हमला था, प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, और जो उन्होंने जाते हुए स्टेटमेंट दी, अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं बच गया, जिंदा जिंदा जा रहा हूं, उनको थैंक्स कहना, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि कुछ प्रोजेक्शन हो रही है। और उस प्रोजेक्शन को लेके जब वो दिल्ली गए हैं, वो 1,12,000 ट्वीट, राष्ट्रपति से मीटिंग, 3 मेंबरी कमेटी बनाना, ये बात को आगे ले जाने की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और पंजाब के ऊपर केंद्र सरकार कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी, इस बात की एश्योरेंस इन एक्टिविटीज के जरिए जरूर इंडिकेट होती है। जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं मुकेश जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। देखिए, हमें ये जानना समझना सबको पता है, लेकिन हमको इस पे एक फोकस करना चाहिए कि पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है और बहुत ही देशभक्त स्टेट है। इसने तमाम तरह के आतंकवाद को झेले हैं और उसके बाद भी वो सुरक्षा के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खड़ा हुआ है। बहुत सबसे ज्यादा जो सेना में भी लोग जाते हैं पंजाब से जाते हैं, और पंजाब के लोगों पर पहले भी हमने तरह तरह के इल्जामात लगाए हैं, उनको कभी कुछ कहा है, कभी कुछ कहा है। और आप देखते हैं कि पिछले बार कोविड हुआ या कोई और चीज हुई तो सबसे पहले वो पंजाबी ही लंगर लेके आते हैं, पंजाबी ही हमारे लिए ऑक्सीजन खोलते हैं, पंजाबी ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ के बिना किसी के पूछे हुए, उत्तरांचल में अगर कोई वो आ जाती है, बाढ़ आ जाती है या कोई उस तरह का मसला होता है तो सबसे पहले उनकी गाड़ियां वहां सबको राहत देने के लिए पहुंचती। एक ऐसे स्टेट को हमारे स्टेटमेंट से 3 करोड़ पंजाबियों के उनके सेंटिमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे, हमें इसका भी ध्यान रखना है। और वो बॉर्डरिंग स्टेट है, हमें इसका भी ध्यान रखना है। उनकी राष्ट्रभक्ति पे, उनके उस पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। जब जितना भी आंदोलन यहाँ हुआ, चाहे किसानों का हुआ हो, उन्होंने अपनी जानें जरूर दी हैं, लेकिन कितना शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है वो भी हमें देखना चाहिए। सिवाय उसके एक प्रदर्शन के, ठीक है प्रदर्शन हुआ, थोड़ा हुड़दंगई हुई, लेकिन हिंसा जैसी कोई बात कहीं नहीं थी, शांतिपूर्ण हुआ है। तो हमें इस सेंटिमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, हम सब इससे सहमत हैं कि पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, उसको इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन सियासत इससे भी ज्यादा क्रूर है, मैं समझता हूं। जो सियासत देख रहे हैं, बहुत ही क्रूर किस्म की सियासत देख रहे हैं, जिसमें ये सब बेमानी हो चुके हैं और सिर्फ चुनाव और सत्ता ये सबसे ऊपर आ चुके हैं। प्रोफेसर अविनाश कुछ जोड़ना चाहते हैं? दो चीजें बहुत क्लियर हैं। आज अगर सारे दिन में आप देखें तो एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान का मुद्दा, मैं उसको खालिस्तान नहीं बोलता हूँ, खाली स्थान का मुद्दा वापस लाया गया। अगेन ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन आज सारा दिन चली और बार बार अगर आप फेसबुक पे देखें या आप ट्विटर पे जाएं
कहीं ना कहीं घुमा के खालिस्तान वाला मुद्दा लाया गया। दूसरा ये है, सब आपने शुरू में जब इस डिबेट को शुरू किया था कि प्रधानमंत्री इस बात के लिए दुखी हैं कि साहब, चाहे वो यूपी था, लखीमपुर खीरी, चाहे वो यहाँ था, या आपको 3 कानून वापस लेने पड़े, तो शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू पंजाब से हुआ था। आज से पहले कभी ये इकट्ठे नहीं हुए थे, पंजाब और हरियाणा। इस बार तो हरियाणा ने कमाल कर दी साहब कि 24-25 नवंबर को लोगों ने अपने खेतों में से रास्ता दिया हरियाणा में, जब किसान दिल्ली आना चाहते थे। यूपी को आपने साथ मिलाया, आके अगर टिकैत एक फोर्स बन गए तो उसको लगा कि मेरे लिए कुछ जगह है। एसवी सिंह, पूरा उत्तराखंड आ गया, लेकिन उत्तराखंड में एक न्यूज है जो पंजाब में हो रहा है, ओसीआई वाला जो मामला है, ओवरसीज जो इंडियंस हैं उनके खिलाफ। उत्तराखंड वाले एसवी सिंह हैं जो वापस लेके गए हैं, लेकिन इस समय कम से कम 25 लोग वैसे हैं जिनके पास 40 से 50 एकड़ की खेती होगी, जिनके अगेंस्ट केसेस शुरू किए जा रहे हैं। तो आपने कहा था वेंजेंस, पीएम दुखी हैं, कुछ ना कुछ किया जाएगा, और ये पंजाब में हो रहा है। और उसमें उनके बेटे का नाम आया, एक मिनिस्टर के, टैनी साहब के बेटे का नाम आया, वहां से भी दुख था, भाई ये यहाँ भी जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिसको एक वर्ड बोला जाता है, मुंह काला करने वाली साजिश बहुत क्लियरली दिखाई देती। जी जी राजीव जी, मैं आता हूँ प्रिया जी। बिल्कुल। आप इसके साथ एक चीज और जोड़ दीजिए कि जहां उस साजिश या उस बात को उजागर किया जा रहा है या प्रोजेक्ट किया जा रहा है, साथ के साथ एक चीज और प्रोजेक्ट की जा रही है मीडिया में कि प्रधानमंत्री अगर कल पंजाब आए थे तो उसमें तकरीबन 2 लाख करोड़ का एक पैकेज लेके आए थे जो अनअनाउंस्ड रह गया। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पंजाब के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में भी जानी जा सकती है, और उस तमाम बातों को आज मीडिया को जताया भी गया, बताया भी गया। यानी कहीं ना कहीं इस हमले से, इस सो कॉल्ड अटैक से पंजाब को क्या लूज करना पड़ गया, इस चीज को भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। जी प्रिया जी। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये बिल्कुल एक तरह से एक नैरेटिव रचा जा रहा है इस तौर से, और अगर गवर्नर्स रूल करते हैं तो फिर बीजेपी को कभी पंजाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ना नरेंद्र मोदी ना इंदिरा गांधी, इन लोगों ने पंजाब को नहीं समझा है। पंजाब की देशभक्ति पे सवाल उठाना, जैसे कि ओमकार जी ने भी कहा, और फ्रीडम फाइटर्स में भी 80% लोग तो पंजाब से के लोग थे। तो इस तौर से अगर सेंटर का कोई भी रूल इम्पोज करे पंजाब में, तो वो बिल्कुल पंजाब उनके लिए 6 महीने के लिए रखेगा गवर्नर रूल, जितना भी रूल, उसके बाद पंजाब बिल्कुल बीजेपी से हाथ से निकल जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है। और ये लड़ाई, ये सब हो रहा है पंजाब के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए। उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक नैरेटिव एक तौर से बदलना था कि फार्मर्स से उनकी काफी हार हो रही थी, तो इस तरह से एक विक्टिम कार्ड प्ले करना, एक अपना उस तरह का, बिल्कुल दे वर लुकिंग फॉर इमोशन। मैंने अखिलेश को मिली थी सितंबर में, और उन्होंने मुझे 2 चीजें बोली थी और दोनों ही सही हुई। एक तो उन्होंने कहा था ये लोग कानून वापस ले लेंगे, उन्होंने कानून वापस ले लिया। दूसरा उन्होंने कहा था कि चुनाव की ईव में कुछ करेंगे पोलराइज करने के लिए। और इस तरह से ये एक तौर से कम्युनल पोलराइजेशन नहीं है, लेकिन ये एक नेशनलिज्म, इस तरह से पीएम को मुद्दा बना के इमोशनल करके, इस तरह का कुछ ना कुछ कार्ड, मेरे ख्याल ये सोची समझी साजिश नहीं थी, उनको मिला ये कार्ड और उन्होंने बड़ी अपनी तौर से खेल रहे हैं, बिल्कुल कंसर्टेड कोरियोग्राफ मैनर में। जी देखिए, अनिल जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी अंत में, छोटी सी टिप्पणी, क्या ये जो सेंटीमेंट जगाने की बात है, क्या ये पंजाब वर्सेस हिंदू सेंटीमेंट जगाए जा रहे हैं? क्या वो जो उनका हिंदू वोट बैंक है उसको खड़ा किया जा रहा है पंजाब के अगेंस्ट में इस तरह की बातें करके? देखिए, वो बड़ा ऑब्वियस है। मैं आपको बताऊं, जो आप सवाल कर रहे हो, अगर पंजाब को आप जानते हो, पंजाब जो है सूफीज्म का सबसे बड़ा परचम लहराने वाला स्टेट है। आप समझिए, ये कल भी मैंने कहा था आपसे, पंजाब में जो सिक्खी है, सिक्खी में 2 ही भाव है, एक सूफीज्म का और एक सेवा का। जो मेरे को ओंकारेश्वर जी ने कहा कि सरदार लोग जो है, सिख जो सब पहुंच जाते हैं मदद करने, वो उनका सेवा भाव का एक पक्ष है। मैं सुबह 4 बजे हरमिंदर साहब बरसों गया हूं, ये इस पे कभी बात करेंगे अनिल जी, लेकिन ये जो चिढ़ है, आपके सवाल के जवाब देखिए, मैं आपके सवाल एक छोटा सा पॉइंट,
हमने देखा कि किसान आंदोलन की वजह से जो हिंदू वोट बैंक है वो बहुत चिढ़ा हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन ने, और चूंकि किसान आंदोलन में ड्राइविंग फोर्स पंजाब की थी, सिख की थी, इसलिए वो चिढ़ प्रधानमंत्री मोदी में भी है, उनके मंत्रियों में भी है, उनकी पार्टी में भी है, उनके वोट बैंक में भी है। क्या ये उसी को और ज्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश है? देखिए, दो बातों को अलग कर दीजिए आप। मतलब आप जो दोनों बातों को अलग कर रहे हैं कि किसान भी है और हिंदू भी है। अरे पहले आदमी किसान है, उसके बाद हिंदू और मुसलमान है या क्रिश्चियन है और बाकी है। तो अगर आप क्रिश्चियन किसान को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा इस मुद्दे पे। नंबर वन, आप हिंदुओं को कंसोलिडेट इस तरह से कर सकते हैं। देखिए क्या हो क्या रहा है, आप चीजों को समझिए कि जिस तरह से इन्होंने अखिलेश को उत्तर प्रदेश में बिल्टअप करने की कोशिश की, अब वो चीजें बिल्टअप हो गई तो मायावती सबड्यूड हो गई, कांग्रेस सबड्यूड हो गई। अब अखिलेश को कैसे न्यूट्रल करोगे आप जब तक हिंदू को कंसोलिडेट नहीं करोगे? तो हिंदू को कंसोलिडेट कब करोगे? जब हिंदू सम्राट का को खतरा हो जाएगा, उनकी जान को खतरा हो जाएगा। और जब हिंदू सम्राट की जान को खतरा हो जाएगा तो तब हिंदू को कंसोलिडेट किया जाएगा। लेकिन ये मुझे क्या लगता है, कैलकुलेशन बूमरैंग करने जा रही है। मेरे पास एक ट्वीट रहा है, मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, किसी नेता ने मुझे भेजा है और नेता भी सत्ताधारी दल का है। उन्होंने कहा बेसिकली मोदी की दो स्ट्रेटेजीज हैं। एक ऑड डेज की स्ट्रेटेजी है, वो कहता है कि यू आर इन डेंजर, वोट फॉर मी, आई विल प्रोटेक्ट यू। कि आप खतरे में हैं, मुझे वोट दो, मैं आपको बचाऊंगा। और इवन डेज में, सम दिनों के अंदर, मैं खतरे में हूं, वोट फॉर मी, और वो मुझ पर हमला करना चाहते हैं। ये स्ट्रेटेजी का क्रक्स है जो बीजेपी के मंत्री ने ही मुझे भेजा है, जो मैं आज उससे फोन किया आपके प्रोग्राम के लिए कि भाई हो क्या रहा है बीजेपी में। उसने कहा हंसते हुए कि मैं तुमको भी व्हाट्सएप कर रहा हूं, तुम खुद समझ जाओगे हमारे हिंदू सम्राट की जो है स्थिति क्या है। तो आप समझिए ये हिंदू सम्राट को स्थापित करने का पूरा प्रयास है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं। अरे आप देखिए सारी चीजों के जो फंक्शन पिछले दिनों हुए हैं उसमें एक ही थे। हाँ, क्या है वो एको अंत, क्या शिव के बारे में क्या बोलते हैं ओंकारेश्वर जी? एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम हाँ, एक हम द्वितीयो नास्ति। वो स्थापित करने का पूरा प्रयास हो रहा है। उसमें योगी आदित्यनाथ भी साफ हैं, गडकरी भी साफ हैं, राजनाथ भी साफ हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। जब तक अंदर और बाहर से ये स्थापित नहीं किया जाएगा मोदी ही है और मोदी ही रहेगा, तब तक कुछ होगा नहीं। यही इस बात को, इस पूरे घटनाक्रम का मूल बिंदु यही है कि मैं खतरे में हूं, राष्ट्र खतरे में है, हिंदू खतरे में है, आओ मिलके सब बचाएं। अनिल जी, आज ट्विटर पे एक और चीज ट्रेंड कर रही है। आज देश के जो सबसे प्रमुख चैनलों में से एक भी जो है उसके लिए हेट जो है वो ट्रेंड कर रहा है। क्यों हेट हो रहा है? क्योंकि उसने एक स्लग लगा दिया था कि मोदी की बात करो, मंदी की मत करो। ये बात उसने क्यों उठाई और इस पे उसने प्रोग्राम क्यों बनाया, इसलिए उस पूरे चैनल को ट्रेंड किया जा रहा है और सारे लोग उसको जो है देशद्रोही और ये और वो, और उस चैनल को बंद करो और गाली दो और जितनी थू करनी है वो कर रहे हैं। उसके भी 56,000 बस उसने इतनी गलती की है कि उसने ये लिखा है कि मोदी की बात करो, मंदी की मत करो। मंदी की बात करोगे तो तुम राष्ट्र विरोधी हो, अगर महंगाई की बात करोगे तो तुम राष्ट्र विरोधी हो, गरीबी की बात करोगे तो तुम राष्ट्र विरोधी हो। नहीं मुकेश जी, एक बात समझ लीजिए, एक बात समझिए मुकेश जी, संकट गहरा है। संघ में भी मैं, बीजेपी में मैं, पार्टी में भी मैं, देश में भी मैं, वर्चस्व की लड़ाई है। तो उस वर्चस्व की लड़ाई में आपको सारे हथियार तो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे ना जी। मुकेश जी, पहले हिंदू खतरे में था, अब हिंदू राजा खतरे में हो गया और कुछ नहीं। एक छोटी सी टिप्पणी प्रिया जी, अभी अनिल जी ने कहा कि ये बूम रैंक कर सकता है। क्या आपको लगता है ये बूम रैंक कर सकता है, और कर सकता है तो क्यों? इसीलिए क्योंकि ये है कि ये किस लोग, अभी क्रेडिबिलिटी पे मामला आ जाता है कि कितना ढोल में पोल है। हाँ,
कि इसमें कितना दम है, कितने लोग क्रेडिबिलिटी बिलीव करेंगे जिसकी सचमुच उनकी जान को खतरा था या नहीं। अगर ये वो नैरेटिव बेच सकते हैं तो सही है, क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ कि सब ये 1,00,000 ट्वीट के अलावा जो हम आम आदमी से बात कर रहे हैं, कोई इतने कन्विंस नहीं है कि सचमुच इतना ही था कि इतनी बड़ी बात बन गई। यस कंफ्यूजन थी, यस देयर वाज अ प्रॉब्लम, ब्रीच हुई थी, लेकिन इतना उनकी सिक्योरिटी में डेंजर था। अगर वो नैरेटिव लोगों को बेच सके, क्योंकि इस समय महंगाई भी है, पीएम की क्रेडिबिलिटी उतनी ऊंची नहीं है जो 5 साल पहले थी। 5 साल पहले होता तो जरूर ये बिक जाता, लेकिन 5 साल बाद मुझे लगता है लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करना लग रहे हैं। चाहे ओपनली नहीं कर रहे हैं, चाहे उनको डर है कि उनको देशद्रोही कहा जाएगा, लेकिन आपस में व्हाट्सएप चैट्स में अपने जो पीपल लाइक जो है वो जरूर सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं कि ये बिल्कुल एक, जैसे कि कहते हैं ना, असली मुद्दे से उठा के कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने एक नया मुद्दा उनके लैप में आ गया और उन्होंने बिल्कुल उसको फुल स्पीड अहेड कर दिया है। तो इस तौर से मुझे नहीं लगता है कि वो इतना चलेगा। बूमरैंग इसीलिए करेगा अगर ये लोग इस कहानी को बेच ना सके, और बेचने के लिए कार्यक्रम खत्म करने के पहले बस एक छोटी सी बात की, जो ट्विटर पे ट्वीट हो रहे हैं वो ट्वीट करवाए जा रहे हैं, इसलिए हमें ट्विटर की ट्वीट की संख्या नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ आयोजित प्रायोजित। हम सब जानते हैं कि सुबह से लोग जुट जाते हैं कि आज ये ट्रेंड कराना है, आज इसको ट्वीट, और जिसके पास जितने धन बल और जनबल है वो उसकी वजह से ये ट्वीट करा लेता है। तो ट्विटर का खेल दूसरा है। मैं ट्वीट की बात कर रहा हूँ, जो ट्वीट में कहा गया कंटेंट की बात, वहां से मैंने शुरू की थी। और अंत में मैं अब इसको अनिल जी आप बोल दीजिए। आप जो छोटा सा एक लाइन मैं पाश के उससे समाप्त करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रोग्राम के अंत में मैं सुनाऊंगा, और बहुत गहरी बात की है पाश ने, और इस पूरे डिस्कशन का क्रक्स है वो, आंख की पुतली में हाँ के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। पाश फिर से रिपीट करिए। मैं कहता हूँ, दोबारा सुनाता हूँ अपने दर्शकों को, आंख की पुतली में हाँ के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। अब ये पूरी कविता पढ़ेंगे तो बाकी चीजें भी समझ में आएगी, लेकिन पाश तो पाश है। बहरहाल आज की चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।